ऑडियो नंबर 3। सन 57 की क्रांति के सर्वोच्च सेनापति तात्या टोपे। गौरवर्ण, छोटी पर मोटी और मजबूत गर्दन के ऊपर गोल मटोल तेजस्वी मुख, भारी सिर पर अर्धगोलाकार मखमली रत्न जड़ित लाल टोपी, ओजपूर्ण चमकीली आंखें, मझोले कद के सुडौल और गठे हुए शरीर में चकले जैसी छाती, अंग अंग में विद्युत सी चपलता और मस्तक पर गहन विचारों की रेखा। यह है हमारे 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम के सर्वोच्च सेनापति महाबली स्वर्गीय तात्या टोपे का चित्र। तात्या टोपे का जन्म सन 1814 के लगभग एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशवा बाजीराव के धर्मगुरु थे। तात्या टोपे का जन्म का नाम रामचंद्र राव था। इस जन्मजात क्रांतिकारी रामचंद्र राव ने पुरोहिताई में याचक वृत्ति का दूषण देखकर उसे अपनाने में अनिच्छा प्रकट की। उन्हें आरंभ से ही शास्त्रों की अपेक्षा शस्त्रों से विशेष अनुराग था। बालक की रुचि के अनुकूल शास्त्र विद्या सिखाने का कार्य स्वयं बाजीराव पेशवा ने अपने हाथों में लिया। धीरे धीरे बालक रामचंद्र राव की शस्त्र चलाने की असाधारण प्रतिभा मुखरित हो उठी। बर्छा, तलवार, बिछवा आदि अस्त्र शस्त्र चलाने में उन्होंने अद्भुत कौशल का परिचय दिया। बाण की प्रत्यंचा को चढ़ाने में तो वह अद्वितीय थे। एक बार हाथ से निकला तीर कभी व्यर्थ नहीं जाता था। बालक की इस असाधारण प्रतिभा पर मुग्ध होकर बाजीराव पेशवा ने भरी राजसभा में युवक रामचंद्र राव को एक रत्न जड़ित लाल मखमली टोपी से विभूषित किया। उस समय इस युवक का मुख बाल रवि की भांति स्वाभिमान से शोभायमान हो रहा था। पेशवा ने इस अवसर पर आशीर्वाद देते हुए कहा था कि बेटा, देश की धरती को एक दिन तुम नापाक फिरंगियों से अवश्य मुक्त कराओगे। इस कार्य में भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। बस उसी दिन से रामचंद्र राव तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1837 में देश के अनेक भागों में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। अंग्रेजों की स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता बढ़ती चली जा रही थी। कंपनी के अंग्रेज शासकों ने बाजीराव पेशवा को पूना से निर्वासित कर दिया था। इन्हीं के साथ तात्या परिवार भी निर्वासित हुआ। इस प्रकार छोटी आयु से ही अपनी मातृभूमि को छोड़कर तात्या टोपे कानपुर के पास बिठूर ब्रह्मावर्त चले आए। यहीं सर्वप्रथम झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई और नाना फडणवीस से उनका साक्षात्कार हुआ था। इस समय तात्या टोपे की अवस्था लगभग 24 वर्ष, नाना फडणवीस की 16 वर्ष और लक्ष्मीबाई की कुल 10 वर्ष की थी। तात्या टोपे ने बिठूर के दुर्ग में रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी। शस्त्र विद्या के साथ साथ तात्या टोपे ने इन दोनों के अंदर राजनीति और क्रांतिकारी भावनाओं का समावेश किया। नकली दुर्ग बनाना, कल्पित सेनाओं पर आक्रमण करना, किलों को तोड़ना, शिकार करना, छापामार युद्ध करना आदि में तात्या टोपे ने इन्हें प्रवीण कर दिया था। बाजीराव पेशवा ने तात्या टोपे को पहले से ही कांटों का ताज पहनाकर आने वाली भीषण क्रांति का कर्णधार निर्धारित कर दिया था। समय गति तेजी से करवट बदल रही थी। अंग्रेजों के अत्याचारों एवं जघन्य कृत्यों के विरुद्ध देश का वातावरण गर्म हो उठा था। देश के सभी छोटे बड़े राज्यों का अंग्रेज क्रमशः अंत और विनाश करते जा रहे थे। भारतीय राजा नवाबों के सभी रीति रिवाज और प्रथाओं का अंत कर अंग्रेजी सभ्यता प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मदोन्मत्त फिरंगियों में चारित्रिक हीनता भी बहुत बढ़ गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ तात्या टोपे के सुनिश्चित षड्यंत्र का श्री गणेश सन 1851 में हुआ, जबकि पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात कंपनी के शासन ने नाना साहब को उनका दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। पेशवा बाजीराव ने नाना साहब को 1827 में ही दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। वास्तव में वे ही उनके उत्तराधिकारी थे, पर अंग्रेजों ने उनके इस अधिकार की अवहेलना की।
इसी समय तात्या टोपे का अंतर्द्वंद प्रथम बार क्रांति का मूर्त रूप लेकर प्रकट हुआ। पूरे 6 वर्ष तक तात्या टोपे ने इस क्रांति आंदोलन को सक्रिय रूप देने के लिए सारे देश का भ्रमण कर सभी राजाओं एवं गणमान्य व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया और सावधानी के साथ क्रांति की अग्नि को सुलगाया। महीनों के विचार विमर्श के पश्चात 31 मई 1857 क्रांति दिवस निश्चित किया गया, किंतु दुर्भाग्यवश इस क्रांति के ज्वालामुखी का लावा 25 दिन पूर्व ही मेरठ में फूट निकला। इस संग्राम में महावीर तात्या की चमकती हुई तलवार ने काल का रूप धारण कर अनेक देशी विदेशी शत्रुओं का संहार किया। अपने अंतिम श्वास तक तात्या टोपे ने कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जिस समय अंग्रेज सभी देशी राज्यों का अंत कर भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे, सेनापति तात्या टोपे भला ऐसे अपवित्र शासन को कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने बिठूर के दुर्ग पर खड़े होकर बगावत का झंडा बुलंद किया। मेरठ में विप्लव का विस्फोट होते ही नाना फडणवीस अपने भाई राव साहब और तात्या टोपे को पेशवा की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाकर क्रांति का नेतृत्व करने मेरठ की ओर प्रस्थान कर गए। क्रांति की अग्नि देश में सर्वत्र धधक रही थी। आवश्यकता थी एक रणबांकुरे सेनापति की जो क्रांति का सुचारू रूप से नेतृत्व कर सके। सप्ताहों महारानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस और प्रमुख क्रांतिकारियों ने इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार विनिमय किया और अंत में 18 जून 1857 को तात्या टोपे को इस महान क्रांति का सर्वोच्च सेनापति चुन लिया। विप्लवी सेनाओं की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए देश की जनता के नाम सेनापति तात्या टोपे ने एक संदेश प्रसारित किया, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता को चिरस्थायी और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए देश के सभी लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अंग्रेजों को मार भगाने के लिए संगठित हो जाएं। अंग्रेजों ने हमें परतंत्र करने के लिए देश में जो दमन आरंभ किया है, हमें उसका खुले रूप से मुकाबला करना है। अंग्रेजों की उद्दंड सैनिक शक्ति और नापाक हुकूमत को हिंदुस्तान से समाप्त करने के लिए विप्लवी सेनाओं का पूरा पूरा साथ देना आप लोगों का कर्तव्य है। जय भारत, आपका तुच्छ सैनिक तात्या टोपे। सेनापति तात्या टोपे के इस आह्वान पर भारतीय स्वतंत्रता की उन्मुक्त सेनाएं उनके नेतृत्व में सिंह गर्जना के साथ लोहा लेने को कटिबद्ध हो गईं। भारतीय सेनाएं अंग्रेजी फौजों का सफाया करती निरंतर आगे बढ़ रही थीं। कितने ही अंग्रेज मारे गए, अनेक जान बचाकर भाग निकले और यत्र तत्र जा छिपे। इस समय बहुत से देशद्रोही भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ऐसे सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर तात्या की विप्लवी सेनाओं ने मौत के घाट उतार दिया और जिन लोगों ने क्षमा याचना कर अधीनता स्वीकार कर ली, उनको सेनापति ने अभयदान दिया। तात्या टोपे में विलक्षण दैवी शक्ति थी। विकट परिस्थिति में जब कभी मार्ग में घोड़े को छोड़ देना पड़ता था, तब सेनापति तात्या टोपे द्रुत गति से क्रांति का संचालन करने के लिए अपने पैरों में एक विशेष प्रकार के बने हुए लंबे बांसों का प्रयोग किया करते थे। जिस समय वे इन बांसों को पैरों में बांधकर वायु वेग से भागते थे, उस समय अंग्रेज शत्रुओं की दक्ष, सुसज्जित और साधन संपन्न सेनाएं उनके पैरों की उड़ती हुई धूल को भी नहीं देख पाती थीं। तात्या टोपे के अपूर्व बल और रणचातुर्य पर मुग्ध होकर लंदन के डेली न्यूज़ और लंदन टाइम्स तक ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। टाइम्स ने लिखा, तात्या बड़ा साहसी वीर है, वह धैर्यवान, विचारक और कुशल योद्धा है। नेल्सन नामक एक अंग्रेज लेखक ने अपनी भारत विद्रोह का इतिहास नामक पुस्तक में लिखा है, निसंदेह संसार की किसी भी वीर सेना ने इतनी तीव्र गति और साहस के साथ कभी कूच नहीं किया जितनी तेजी के साथ बहादुर तात्या टोपे की सेना ने किया। लंदन के डेली न्यूज़ के संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, हमारा विचित्र मित्र तात्या इतना चतुर और कठोर है कि मैं उसकी सराहना किए बिना नहीं रह सकता। उसने हमारे बहुत से नगर उजाड़ दिए, खजाने लूट लिए, युद्ध के शस्त्रागार खाली कर दिए।
उसने सेनाएं इकट्ठी की और कटवा डाली, हमारी तोपें छीन ली और हमारा ही सफाया किया। अपनी गति में तो वह बिजली को भी मात कर रहा है। कई कई सप्ताह 40-50 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। हमारी सेनाओं के आगे रहता हुआ अचानक पीछे पहुंच जाता है। सर्वोत्तम मशीन भी इतनी तेजी न कर सकेगी जितनी तूफानी तेजी तात्या करता है। पर्वतों की चढ़ाई पर, कंदराओं में, घाटियों में, पीछे आगे, ऊपर नीचे, कहीं भी तात्या टोपे के जाने में कोई बाधा नहीं डाल सकता है। वह चक्करदार मार्गों से तुरंत ही हमारी सेनाओं और सामान की गाड़ियों पर बाज की तरह आक्रमण करता है, किंतु हमारे हाथ नहीं आता। तात्या टोपे ने दूर दूर तक अंग्रेजों का सफाया कर दिया था, किंतु कुमक पहुंचने पर अंग्रेजी सेनाएं पुनः आगे बढ़ाती थीं और अपनी भयानक तोपों से नगर के नगर और ग्राम के ग्राम ध्वंस करती थीं। ग्वालियर के युद्ध में असफल होकर सेनापति तात्या नर्मदा नदी को पार कर महाराष्ट्र पहुंचे। वहां उन्होंने जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए संगठित किया। झांसी की रानी के बाद अंग्रेज यदि किसी से घबराते थे तो वह थे तात्या टोपे। इसलिए शत्रु की सेनाएं निरंतर उनकी खोज में रहती थीं। कहा जाता है कि तात्या वर्षा काल में चंबल की तूफानी लहरों पर सर्प की भांति तैर जाते थे। सेनाएं और सामग्री की कमी के दिनों में अंग्रेजी सेनाएं उनको पकड़ने के लिए मार्ग रोककर दीवार बनकर खड़ी रहती थीं, किंतु विप्लवी देशभक्त सेनाएं सदैव उनसे डटकर लोहा लेती रहीं और उनकी पंक्तियों को तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने अपने अपूर्व युद्ध कौशल से अंग्रेजों को परास्त कर कानपुर पर पेशवाई का झंडा फहरा दिया, पर अंग्रेजों ने पुनः कानपुर पर चढ़ाई की और महीनों तक दोनों ओर से सेनाएं जूझती रहीं। घमासान युद्ध चलता रहा। निश्चय ही विजय देशभक्त सेनाओं की होती, किंतु तत्काल ही अंग्रेजों की नई सेनाएं आ जाने के कारण तात्या टोपे घिर गए और उन्हें युद्ध स्थगित कर मैदान छोड़ देना पड़ा। फिर भी वे हतोत्साह नहीं हुए। कानपुर पर पुनः अधिकार करने के लिए विद्रोही तात्या की सेनाओं ने परखारी पर अधिकार कर लिया। कानपुर पर धावा बोलने की तैयारी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने दूसरे मोर्चे पर सैनिक सहायता की मांग की, इसलिए वह स्वप्न अधूरा रह गया। इस क्रांति को चलते काफी समय हो गया था। धीरे धीरे तात्या टोपे के अनेक मित्र और सहयोगी विप्लव की आहुति में प्राणार्पण कर चुके थे। कुछ देशद्रोही बन गए थे, किंतु तात्या टोपे अंतिम श्वास तक संघर्ष करते रहे। एक बार किसी वन में छिपी तात्या की सेनाएं विश्राम कर रही थीं। अंग्रेजी सेनाओं ने उन्हें चारों ओर से घेर कर आग लगा दी। वह सब जंगल जलकर राख हो गया और अंग्रेज सेनाएं ज्यों की त्यों खड़ी रहीं। अंग्रेज समझे कि वे सब लोग जलकर खाक हो गए, किंतु ज्यों ही उनकी सेनाएं पीछे हटीं, त्यों ही महावीर तात्या टोपे की जीवट सेना ने अचानक वेग से अंग्रेजी सेनाओं पर घातक आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सारे अंग्रेज मारे गए। तात्या टोपे की मृत्यु के संबंध में इतिहासकारों के विभिन्न मत पाए जाते हैं। कोई कहता है कि तात्या टोपे को गिरफ्तार करके उसी समय उनके हाथ पैर बांधकर मार डाला था। कई लोगों का कहना है कि उनको फांसी दी गई थी, किंतु इतिहास के गहन अध्ययन से पता चलता है कि मानवता, न्याय और नीति की दुहाई देने वाले कई क्रूर अंग्रेजों ने मिलकर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या की। इस पर भी जब उनकी पैशाचिक प्यास नहीं बुझी, तब प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने मृत शरीर को 18 अप्रैल 1859 को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया।